ग्रेनो न्यूज के फेसबुक लाइव पे आ चुके हैं। अब दर्शक भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम बता दें कि आज की जो हमारी बातचीत होगी, इसकी रिकॉर्डिंग कुछ ही घंटों बाद जो है आपको यूट्यूब पे और भी ग्रेनो न्यूज के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। और ग्रेनो न्यूज के माध्यम से इस महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान, हमारा ग्रेनो न्यूज का प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी समस्या क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करते हैं। तो आज इसी कड़ी में आज के इस ई चौपाल में ग्रेनो न्यूज के जो हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट, उनका परिचय कराएं। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का जो हमारा चर्चा है वो ये समझना होगा कि कोरोना काल में किसानों का क्या हाल है। आज अगर देखें तो कोरोना काल में आज एक नई घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया है, राजीव गांधी न्याय योजना का, किसान न्याय योजना का। साथ ही अगर बात करें तो केंद्र सरकार के माध्यम से भी कई सारे योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये भी देखें तो किसान जो है वो काफी परेशान है। अगर क्षेत्रीय समस्याओं की बात करें तो जो आम सोसाइटी है, जहां पर सरकारी संस्थान है, जहां किसानों के जो अनाज उत्पन्न कर रहे हैं उनकी खरीदारी की समस्या है, कहीं बाढ़ दाने और बोरी की समस्या है, ये छोटी छोटी समस्याएं। इस तरीके से और क्या क्या समस्या है किसानों का, वो समझने का प्रयास होगा हमारा। साथ ही आगे किस तरीके की नीति और रणनीति प्रशासन की होनी चाहिए, शासन की होनी चाहिए, और क्या कार्य कर रही है अलग अलग किसान संगठन, वो भी जानना हमारा मकसद होगा। तो आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका परिचय करवा दें कि आज के हमारे इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद होंगे पवन खटाना, जो कि भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और समय समय पर किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर और जहां भी उचित तरीके से अपने आवाज को उठा सकते हैं नियमित रूप से उठाते रहते हैं। साथ ही हमारे साथ आज की इस बातचीत में जुड़े हुए हैं सुभाष भाटी, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता है और पूर्व में आप प्रदेश मंत्री भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। साथ ही बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनवीर भाटी, जो कि किसान नेता हैं और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसानों की हक की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाया है इन्होंने। साथ ही आज के बातचीत में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं अजीत सिंह दौला जी। अजीत सिंह दौला जी सदस्य हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में हुए कई हम किसान आंदोलन, भट्टा परसौल हो या टप्पल हो या बजेड़ा आंदोलन हो, उसमें आपने अहम भूमिका निभाया है। तो आज की हम बातचीत की जो शुरुआत करेंगे वो अजीत सिंह दौला जी के साथ ही करेंगे। सबसे जो पहला सवाल होगा सभी पैनलिस्ट से, और अजीत जी के पास हम सबसे पहले जाना चाहेंगे। अजीत जी, कोरोना काल में क्या है किसानों का हाल, और वर्तमान में केंद्र सरकार ने भी कई किसानों के लिए हितकारी आर्थिक योजना का घोषणा भी किया है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में ईएमआई में थोड़ी सहूलियत देने की बात हो, या फिर कई लोन की काफी भारी रकम की घोषणा हो, और आज छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, साथ ही आप किसानों से जुड़े भी हुए रहते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है, कोरोना काल में क्या है किसानों का हाल? अजीत जी। पहले तो मैं रोहित जी आपको इस बहुत गंभीर प्रश्न और मुद्दा आपने लिया है। देश के बड़ा भूभाग पर किसान रहते हैं, बड़ी पॉपुलेशन किसानों की है और खेती पर आधारित लगभग पूरा देश है जो उस पर आश्रित है। आपने उस मुद्दा उठाया है। मैं न्यूज की तमाम पूरी टीम को इस बात की बधाई देता हूं कि किसानों की बात आपने उठाई है। ये बात सही है कि ये आपदा का समय है, संकट का समय है, और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आज इस समय बड़ी आपदा है। ऐसी बीमारी जिससे लोग अपनी जान के लिए बच्चे डर रहे हैं कि कैसे जान की हिफाजत हो। लेकिन उसके साथ साथ कि हमारे जो कारोबार हैं वो प्रभावित हुए, हमारे रोजगार छिनने से हमारी भुखमरी के रास्ते पर हम सब लोग आए। एक बड़ा हिस्सा देश का जो बेरोजगारी और भुखमरी के रास्ते पर आ गया। इसी तरह से किसान की जो हालात है, आज का जो प्रमुख विषय भी किसान है, और किसान की हालत आपने देखा इस बीमारी के लगभग स्टार्टिंग के समय ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल को बड़ा भारी नुकसान हुआ, उससे उसकी फसल बर्बाद हुई। दूसरा आपने देखा लॉकडाउन और ये इस बीमारी के दौरान किसान के जो उत्पाद थे, चाहे सब्जी का किसान है,
चाहे फल का किसान है, चाहे दूध का किसान है, चाहे फूल का किसान है। मतलब किसान के जो उत्पाद थे वो या तो मंडी के रास्ते बंद हो गए, वो मंडी तक पहुंचाने में असमर्थ रहा, और अगर वो उसकी फसल खेत में बर्बाद हुई और बर्बाद होने से उसका भारी नुकसान हो गया। आज हम देख रहे हैं कि आज तमाम जो उत्पाद थे वो खेत में खत्म होने की वजह से उसकी आमदनी ऑलरेडी ओलावृष्टि से खत्म हो गई थी। उसके अलावा और ज्यादा नुकसान इसलिए हो गया कि जो बचा था उसको बेच नहीं पाया। आज बड़ी संकट में किसान है। मैं ये मानता हूं कि आज इस समय जो श्रमिक हैं हमारे भाई और जो किसान हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय है, और उनको बचाने के लिए हमारी कोशिश है। सरकारें प्रयास करती हैं, सभी करती हैं। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की, उस रास्ते पे कुछ लगा, लेकिन मुश्किल क्या हो रहा है, किसान को, मजदूर को, गरीब को, आम आदमी को तुरंत राहत चाहिए। आज में एक पैसा नहीं है। अगर ये राहत के नाम पर कुछ काम होता तो शायद आज उसको लगता कि आज मेरी पॉकेट में कुछ पैसा आया। आज जो योजनाएं आ रही हैं उनसे किसान को तुरंत राहत नहीं मिल पा रही है। आज एक सूचना मैं देख रहा हूं, जो गेहूं पैदा किसान ने किया, जो बेचने के लिए गया, तो जो सरकारी खरीद केंद्र लगे हैं उन पर बारदाना नहीं है इस समय। पिछले 10-12 दिन से हम बराबर सर्वे करें, लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन बारदाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो जो किसान अपने अनाज को बेच नहीं पा रहा, वो फिर चाहता है प्राइवेट व्यापारी के पास। प्राइवेट व्यापारी के साथ दिक्कत क्या है, एक तो रेट कम लेगा, दूसरा मनमानी चल रही है कि पूरा कितना आदमी खरीदेगा, उसकी भी लिमिट है। तो अब किसान को प्राइवेट पे लेने वाले तैयार नहीं, और सरकारी खरीद नहीं पा रही, व्यवस्था नहीं बन पा रही, उससे बड़ा उसका नुकसान हो गया। आज आपने देखा दूध का उत्पादक जो किसान है, दुग्ध का पशुपालन का काम करने वाला, आज उसके साथ हालत क्या है, जो 45 और 50 रुपए लीटर दूध बेच रहा था, आज हालत ये आ गई है उसका 25 और 30 रुपए लीटर भी दूध नहीं बिक रहा। और आपको जानकारी होगी, जो पराग का दूध की जो वैल्यू है, जो 45 रुपए लीटर लेता था, आज इस समय 28-29 रुपए लीटर पराग दूध ले रहा है। तो किसान तो यहाँ खत्म हो गया, उसको वो माल की कीमत नहीं मिल पा रही। तो बीमारी, आपदा वो अलग चीज है, लेकिन भुखमरी और बेरोजगारी अलग है। तो आफत इतनी किसान के ऊपर आई है, किसान को बचाने के लिए बहुत जरूरत है कि सरकारें किसान की तरफ थोड़ा सा अपने राजकोष का द्वार खोलें, उसकी मदद करें। जी अजीत जी मैं उस पे आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। तो उससे पहले सुभाष भाटी जी के पास चलते हैं। आप भी समय समय पे किसानों की आवाज को उठाते रहते हैं बुलंद तरीके से। सुभाष भाटी जी, आपके अनुसार कोरोना काल में क्या है अभी किसानों का हाल? असलियत में कोरोना काल में सभी वर्गों में फर्क पड़ा है, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे रोजगार का मतलब मैटर हो, सब में फर्क पड़ा है। ये निश्चित तौर पर जो दौला जी ने कहा, अब फूल की खेती हो, चाहे फल की खेती हो, चाहे सब्जी की खेती हो, जब वो बाजार तक नहीं पहुंची, मंडियां बंद रही, तो निश्चित तौर पर किसान का भारी नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए जो किसान सम्मान निधि थी, 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 2000 रुपए की किस्त पहली सरकार ने भेजी। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उसमें से 2 लाख करोड़ उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो प्रोत्साहन ऋण आगे दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था किसान को राहत देने के लिए की है। क्योंकि ये महामारी है, ये किसी एक वर्ग को नहीं, ये सभी को छू रही है। उद्योगपति परेशान है, श्रमिक बहुत परेशान है, सड़कों पे हैं। तो श्रमिकों के लिए भी योजनाएं हैं, बहुत सारे श्रमिकों को अपने गंतव्य तक सरकारें पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रमिक सड़कों पर घूमते हुए हमने देखे आप लोगों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से। तो अजीत दौला जी की चिंता, हम चूंकि किसान परिवार से संबंधित हैं, हम सबकी चिंता यही है। लेकिन किसान भी किसान के लिए सरकारें भी जितना कर सकती हैं, वो सभी प्रदेशों की सरकारें या केंद्र की सरकारें लगातार कर रही हैं। जी मनवीर जी, आपके अनुसार कोरोना काल में अभी किसानों का क्या है हाल? देखिए, इस कोरोना काल में एक बात तो हमारी देश की हुकूमत हो या दुनिया की हुकूमत हो, सबको ये समझ में आ गया होगा कि दुनिया को कितना ही डिजिटल कर लें, पर रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। उसको तो किसान तपती धूप में धरती का सीना चीर के ही उगाएगा, और न केवल उगा रहा है बल्कि पूरी दुनिया को और देश को बचाने का काम अगर कर रहा है तो वो किसान कर रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद है, पूरी दुनिया बंद है, देश बंद है, लेकिन अगर आज हिंदुस्तान और दुनिया जिंदा है तो वो केवल किसान की वजह से जिंदा है। किसान बचेगा, किसानी बचेगी तो देश बचेगा, दुनिया बचेगी। इसलिए उम्मीद है कि सरकारों को किसान के ऊपर फोकस करना चाहिए।
लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ और बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्षेत्र स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, अभी पीछे वित्त मंत्री महोदय जी ने किसान के लिए 11 योजनाएं करी। मैंने खूब उन्हें गौर से पढ़ने की कोशिश भी करी और जितनी सामान्य बुद्धि है कोशिश पूरी लगाई, पर रात भर भी सोचता रहा, ये पल्ले नहीं पड़ के दिया कि जो मौजूदा हाल है किसानों का, यानी कोरोना काल में जैसा अजीत वाला जी ने बताया था, किसानों का दूध सड़कों पे बिखर रहा है, टमाटर खेत में सड़ रहे हैं, सब्जियां सड़ गई, जो सप्लाई चेन थी वो टूट गई, जो फैक्ट्रियां तैयार कर रही थी वो फिर भी अपना तैयार करके भेज रही है, लेकिन जो किसानों का जो खाद्यान्न जाता था, चाहे दूध, सब्जी, अनाज, सब वो सब बर्बाद हो गया। उसको राहत तौर पे जो इन काल के तहत जो ये कोरोना काल है, इसमें उनको तुरंत क्या लाभ दिया, मेरी पल्ले नहीं पड़ा। भाटी जी बता रहे थे, बता दें, मुझे तो समझ में आया नहीं कि तुरंत उनको क्या लोन दिया है। आधी से ज्यादा योजनाएं जो फरवरी में बजट सत्र के दौरान किसानों को बताई गई थी, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि शायद उसी पन्ने को दोबारा पढ़ा जा रहा था। ये राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्र स्तर की बात अगर किसान की बात करें तो हमें उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और अपने प्राधिकरणों से भी, उन्होंने भी किसान की जो उम्मीद है उनको पूरा करने के बजाय बल्कि उनके आबादी के मसले थे उन पे जांच बैठा दी। जांच होनी चाहिए थी बिल्डरों पे, तो किसानों पे जांच बैठा दी। 4% जो प्राधिकरण ने किसानों के संघर्ष से प्रस्ताव शासन को भेजा था, शासन को, इस सरकार को उम्मीद थी, हमें, भाटी जी बैठे हैं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये राष्ट्रभक्त सरकार है और जो कृषि प्रधान देश में किसान की ज्यादा सुनी जाएगी, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय 4% को मंजूरी तब नहीं दी जब सरकार को कुछ घर से जा भी नहीं रहा था। हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, 15 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से खटाना जी बैठे, अजीत वाला जी बैठे, कई बार हम लोग मिल चुके, खून की चिट्ठी तक उनको दी कि मान्यवर हजारों किसानों के भविष्य का सवाल है और ये उनके साथ समझौते के साथ धोखा भी है। और प्राधिकरण, किसान, मुख्यमंत्री जी और शासन का कुछ जा भी नहीं रहा, क्योंकि प्राधिकरण को करना होता है शासन से 1 रुपए का, एक जमीन का कोई नुकसान और घाटे का फायदा है नहीं, तो तब भी उन्होंने कैंसिल कर दिया प्रस्ताव। जी मनवीर जी, अगला जो मनवीर जी, अगला जो हमारा चर्चा का विषय प्रश्न होगा वो यही होगा, तो मैं उसके लिए दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरा अंदर से बहुत दुख है कि आज ये सारी दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए कि तपती धूप में धरती का सीना चीर के अगर आज दुनिया और देश जिंदा है तो वो किसान के बल पे जिंदा है। और कितने भी डिजिटल कर ले, जैसे मैंने पहले बताया, गूगल तो रोटी तो गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती ना, वो तो जी बिल्कुल मनवीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने चर्चा को आगे इसी सवाल पे आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले पवन खटाना जी से जान लेते हैं कि इस समय में, वर्तमान में, कोरोना के काल में क्या है किसानों का हाल। पवन जी। देखो रोहित जी, आपने सही समय पे सही मुद्दा लेकर के हम पर एक बहुत बड़ा और इस देश के किसान और पर एक तरीका से आपने क्वेश्चन किया है, सरकार तक ये बात पहुंचे और फेसबुक के माध्यम से, यही आपकी एक सोच है और आप सभी लोग इसी बात को लेकर के हम चाहते हैं कि जो सरकारें चल रही हैं वो देश के किसान और मजदूर को ध्यान में रख करके आगे बढ़े। लेकिन पिछले कई रोज से जो देख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा हो रही है। देखो, हर राज्य में मजदूर को रोका जा रहा है। किसान की तो हालात को आपको पता ही है, किसान की हालात अभी मनवीर भाई बता रहे थे, दौला जी ने बताई, भाटी जी जो बता रहे थे कि उन्होंने लोन देने के लिए क्रेडिट कार्ड पे मुझ पे पूरा ब्यौरा है जो वित्त मंत्री जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये कह सके कि ये कोरोना काल के लिए कोई चीज दी गई हो। वो ये बता रहे हैं कि हमने किसान को इतना कर्जा दे चुके हैं, इतना कर्जा और दे देंगे। अरे हमें कर्जे की जरूरत थोड़ी है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारा 68,000 करोड़ रुपए अगर पूंजीपतियों को माफ कर सकते हो तो किसान का कर्जा माफ करने में आपको कौन सी दिक्कत आती है भाई? अकेले उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया, आप उसी को दे दो। आप कहते हो कि हम कर्जा देने के लिए तैयार हैं। कर्जा देने की जरूरत क्या पड़ेगी जब तक आप हमारे पैसे को हमें नहीं दे रहे, हम कर्जा क्यों लेंगे भाई? दूसरी बात, आज की जो मजदूर की स्थिति है, आप एक बात बताइए, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें टोटल बीजेपी को वोट दे दिया और पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा, अखंड बहुमत से बीजेपी आई।
आज बीजेपी कहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हम वहां के मजदूरों को नहीं पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में, यूपी में बीजेपी की सरकार है तो हम वहां से मध्य प्रदेश नहीं भेजेंगे, हम वहां से महाराष्ट्र नहीं भेजेंगे। तो क्या हमें उस समय पे ये सोच लेना चाहिए कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस देश की सरकार है उसको वोट ना दे करके राज्य को वोट देनी चाहिए। अगर उस समय पे हम राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे तो उस चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को वोट देनी चाहिए थी, फिर बीजेपी चुनाव लड़ती क्यों है वहां से? अगर आप वहां से 25 की 25 सीट जीत करके आते हो तो आप कौन से मुंह से ये कहते हो कि हम वहां के मजदूरों को नहीं पहुंचाएंगे? वहां के मजदूरों को पहुंचाने की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है। आप ये कहते हो मध्य प्रदेश में बैठ करके कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से उन बच्चों को ला सकता है जो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन आप पश्चिमी बंगाल की जो जनता है उसको वहां तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। तो क्या माना जाए कि देश वाकई विकास की तरफ चल रहा है? मेरे मजदूर आज पैदल जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं और इनकी हालात ये हो चुकी हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं बस। जी पवन खटाना जी, हम अपने विषय पे वापस आए तो उससे आप दूसरे जी पवन खटाना जी, आप अपनी बात रखकर संक्षिप्त में लेकिन विषय पे रहने की कोशिश करें। जी एक बात मैं तो पूरी कर दूं, जो मनवीर भाई ने कहा और दौला जी ने कहा, मैं पूर्णतः उनसे सहमत हूं कि आज की जो हालात है उसको देखते हुए किसान को फौरी लाभ पहुंचाना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर जिले जैसे जिले को अगर कुछ ना कुछ भी इन्होंने नहीं दिया, हमें सबसे पहले हमारी आबादी चाहिए। आज उन्होंने एक ऑर्डर भेजा है कि हम 2011, अरे इससे 2011 में तो हम उसी दिन से लड़ रहे हैं, आपने फिर ये पास क्यों नहीं की थी? आपने 2011 का मामला क्या है? अगर जिस किसान ने जहां पर आबादी बना ली उसको वहां रेगुलाइज करना है। इस आज हमारे गौतम बुद्ध नगर में राज्यसभा बीजेपी, लोकसभा बीजेपी, तीनों विधायक बीजेपी, क्या माना जाए कि एक भी कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होकर के वहां जाकर के ये नहीं कह सकता मुख्यमंत्री जी के सामने कि आप यहाँ के किसानों के घरों को उजाड़ रहे हो, आप यहाँ के 64% नहीं दे रहे हो। आप कहते हो एक तरफ किसान कोर्ट जाए और फिर कोर्ट से वापस आकर के वो बैठ जाए, एक भाई को 7% की जगह 10% मिले और एक भाई को मात्र 6% मिले। ये कहाँ का कानून है? आप कहते हो पवन खटाना जी, आपका जो सवाल है उस सवाल को हम लेते हैं और सुभाष भाटी जी के पास चलते हैं। और जो हमारा दूसरा सवाल है आज के चर्चा का वो बिल्कुल यही है कि वर्तमान समय में शासन और प्रशासन की जो नीति है वो कितना कारगर है, कितना कल्याणकारी है किसानों के लिए। सुभाष भाटी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि वर्तमान समय में चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या फिर क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी नीति जो है कितना कल्याणकारी है किसानों के लिए, आप अपने बताएं, आप अपने शब्दों में इस बात को रखें। सुभाष भाटी रोहित जी, जो तीनों साथियों ने बात कही है इसमें कोई दो राय नहीं है, सब किसान की चिंता में है और किसान के हित में है। मनवीर जी ने एक बात कही कि रोटी गूगल पर डाउनलोड नहीं हो सकती, ये 100% सत्य है। रोटी तो कमानी पड़ती है और किसान उसके लिए रात दिन लगा रहा है। इस लॉकडाउन में भी किसान का काम चलता रहा, खेत में काम चलता रहा और सरकारें, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, सब किसान के अनाज को खरीदती भी रही है और अपना अपना लक्ष्य पूरा कर रही है। किसान के लिए जो फौरी राहत की बात है उसके लिए पहले किस्त 2000 रुपए की 8 करोड़ 19 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से उनके खाते में जा चुकी है। जहां तक भाई मनवीर जी ने कहा, भाई मैं सोच रहा था निर्मला सीतारमन वो पुरानी चीजें पढ़ रही हैं। मैं बताता हूँ मनरेगा का जो बजट था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चीज आप पिछली बता क्यों रहे हो, 2000 पे कितने बार वोट लोगे आप? वो अभी पहुंचा भैया, आपकी किस्त पहुंची। भाटी जी 2000 बजट के दौरान बताया गया तो वही डाले हैं, अभी पहुंची है वो तो रिसेंटली, वो पहले पहुंची थी। पवन खटाना जी, आप जब अपनी बात रखना चाहें तो आप इशारा कर दें, हम आपको पूरा समय देंगे। सुभाष भाटी जी को एक बार पूरी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद बिल्कुल मनवीर जी, हम लोग विस्तार से मैंने बहुत धैर्य के साथ सुना था। हम सब किसान के बेटे हैं, किसान की बात करते हैं। जैसे कहा बिल्कुल भाटी जी, लॉकडाउन से पहले मनरेगा का जो सालाना बजट होता है वो 61,500 करोड़ रुपए का था, जो इसमें 20 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ और बढ़ाया गया और कोशिश ये की जा रही है कि 300 करोड़ मानव दिवस उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, यानी कि 300 करोड़ लोग काम करें। हमारी 22 करोड़ की 25 करोड़ की जनसंख्या है। जो मजदूर लोग हैं उनको ज्यादा समय मिले, 200 दिन साल के अंदर मिले, इस मजदूरों को उससे लाभ होगा। जहां तक किसानों की बात है, अगर हम ये कहें फौरी राहत क्या है तो वो तो 2000 रुपए है। बाकी
1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसान के लिए दिया गया है, जिसमें कोल्ड चेन, भंडारण और फसल प्रबंधन, इन तीनों पे काम होगा, जिससे किसान को आगे चलकर बहुत लाभ होगा। किसान के लिए सारी सरकारें सोचती हैं और किसान के लिए काम भी करती हैं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट की योजना मैंने आपको बताई 2000 की, रिसेंटली अभी किस्त गई है, 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में गई है। जहां तक अथॉरिटी के मामले हैं, भाई पवन जी ने कहा अथॉरिटी के मामले बहुत समय से लंबित हैं, सब लोग प्रयास करते हैं। अभी जो आया है कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे मैटर चले हुए हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। जो आप बात कर रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वही बात मुझे कहनी है, वही आप कहेंगे। जी, सुभाष भाटी जी ने अपनी बात रखा। मैं अजीत सिंह दौला जी के पास जाना चाहूंगा, आप अपनी बात रखें। मैं आऊंगा खटाना जी, मनवीर जी आपके पास भी आऊंगा। दौला जी आप अपनी बात रखें, साथ ही आपके अनुसार जो शासन प्रशासन की जो नीति है वो वर्तमान के हालात के अनुसार कितना कल्याणकारी है, कितना कारगर है, आप उस पर भी अपना बात रखेंगे। अजीत जी। धन्यवाद रोहित जी। मैं कहना चाहूंगा जो अभी हमारे सुभाष भाटी जी ने बात कही, मनरेगा की बात ने कही है, ये सचमुच अच्छी बात है। ये सरकार का कदम प्रशंसनीय है कि आपने मनरेगा का बजट बढ़ाया, उस मनरेगा का बजट बढ़ाया जिस मनरेगा के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में मजाक उड़ा रहे थे कि ये मनरेगा ये जीता जागता स्मारक है, ये मैं इसको खत्म नहीं होने दूंगा। चलिए, हमें खुशी आई कि उस बात पे सच्चाई के साथ लौटी पार्टी और सरकार ने कहा कि बढ़ाया। ये देश के आम श्रमिक भाइयों के लिए अच्छा संदेश जाएगा बजट। धन्यवाद जाय साहब। मैं दूसरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा कि जो किसानों की जो निधि जो दे रहे हैं 2000 रुपए जो दिया गया है, ये 2000 रुपए की ये करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं और अभी पहले पूरे 9 करोड़ को आज तक पैसा नहीं मिला है। ये आज घटते घटते 3 करोड़ पे आ गया है। अभी 8 करोड़ 19 लाख को मिला है। मतलब ये क्या, ये कमी होती जा रही है उस रजिस्टर्ड जो आंकड़े हैं उसमें भी, वो पूरा सबको नहीं पहुंच पा रहा। इवन अगर हर जनपद का आप आरटीआई जमा मिलेंगे तो मिल जाएगा। रही बात सवाल इसकी भी, सरकारों को अभी तत्काल इस गंभीर विषय पर करना क्या चाहिए, क्या राहत दी जाए। मेरा सबसे पहला कहना यह है कि इतने भीषण संकट के बाद भी वो किसान जो सबके पेट के जिंदा रखने का काम का जो प्राण देता है, आज वो संकट में है। सबसे पहले उसके जो कर्ज है उसको कर्ज मुक्त करना चाहिए सरकार को, सबसे पहला काम। दूसरा काम, उसके जो ग्रामीण भारत है जहां मजदूर और किसानों का जो मेजोरिटी रहती है, वहां पे जो आप बजट बढ़ाइए। आपके पास प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना है, ग्रामीण आवास योजना है, दोनों का बजट डबल करिए ताकि लोगों को ज्यादा काम मिले। आज बेरोजगारी का बड़ा संकट है। नंबर 3, इसमें सरकारों को भी इसमें तत्काल फैसला करना चाहिए कि जिस तरह से आप ये 2000 रुपए दे रहे हैं, आप इसको कम से कम ज्यादा में नहीं कर सकते तो 24,000 प्रति परिवार ये देना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोगे, आपने देखा कि जो सितंबर माह में जो कंपनी थी उनके टैक्स स्लैब कम किया, 30% जो टैक्स देता था कंपनी मालिक, उसको आपने 22% पे कर दिया, करीब 1.5 लाख करोड़ टैक्स में माफी की। और अगर 24,000 आप किसानों का करते हो, 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड माने जाते हैं, तो ये भी 1 करोड़ 45 लाख बैठता है। तो ये मदद ये किसान यहाँ पर करनी चाहिए। और इसके अलावा जो रबी की फसल है, गेहूं की फसल ली जा रही है, सरकार खरीद नहीं कर रही। बागाना कार्यकर्ता, उनके पास में कर्मचारी नहीं है, कहाँ गड़बड़ है पता नहीं। उसको आप कम से कम गेहूं की फसल में लॉकडाउन के दौरान संकट के समय 500 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए उसके बोनस देते तो उसको राहत मिलती। वो माइनस में जा रहा है, उसको 340 रुपए माइनस में बेचना पड़ रहा है। तो इस पे एक काम करना चाहिए। 2014 में सरकार का एजेंडा था, उन्होंने कहा कि जो हमारी फसल पर लागत आएगी उस लागत का 50% लाभ जोड़ के हम देंगे, लेकिन वो आज तक वो मिल नहीं रहा। कम से कम उस बात को अब सरकार को पूरा करना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने पैकेज की घोषणा कर दी है। पैकेज तो हम सब समझ रहे हैं, 20 लाख करोड़ का जो मनवीर जी जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनको। 20 लाख करोड़ में 11 लाख करोड़ तो वही है जो हम लोन लेना है, कंपनियों का जो लोन का मामला है उस फैसिलिटी को हमने कर दिया, सरकार गारंटी देगी। और इसमें करीब 8, पौने 8, 7, 7.5 के आसपास वो लोन है जो पुरानी योजनाओं में है। अब अगर सरकार ने अगर जेब से पैसा दिया 20 लाख करोड़ में, लगभग 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए है। 2 लाख मान लो, 2 लाख करोड़ होगा, उससे ज्यादा नहीं आ रहा। तो सवाल यह है कि जो दिया जाए
वो सीधा उसकी मदद हो जाए, उसको मिलना चाहिए। और एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है बहुत बहुत किसानों को सीधे प्रभावित करती है। किसान क्रेडिट कार्ड में आपकी जो लिमिट है, आप लिमिट को डबल कर दीजिए। आप किसान की लिमिट अगर 5 लाख है, उसको 10 लाख मिल जाए, तुरंत पैसा लेगा, वो पैसा बाजार में आएगा, बाजार में रोटेशन होगा तो बाजार उठेगा, और उसको 1% की ब्याज पर वो पैसा मिल जाए, तो एक किसान की मदद हो जाएगी और सरकार की जेब से बहुत पैसा नहीं जाएगा। तो ये वो मदद है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ किसान कर्ज मुक्त होगा तो मैं उसको बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ में ये देखिए, आज दुनिया बच रही है अपनी जान की हिफाजत करने के लिए कि देश का किसान खड़ा है, देश का मजदूर खड़ा है, वो लोगों की पेट की भूख उसको समाप्त कर दे। जी, आप चर्चा को सकारात्मक तरीके से आप अपना सुझाव आपने रखा। अब मैं मनवीर जी के पास जाना चाहूंगा। मनवीर जी, आप वर्तमान समय में जो शासन की प्रशासन की जो नीति है, घोषणाएं हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं मनवीर जी? उसे हम इस रूप में देखते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत थी, 100 देंगे, 100 में से देंगे 60, आधे लेंगे काट, 10 दिला देंगे, 10 दे देंगे, और 10 का हिसाब किताब क्या। ये आज की नीति है, बड़े बूढ़ों की बड़ी सटीक कहावत है, जो आज प्रमाणित हो रही है मौजूदा भारत जो हमारे देश की सरकार और राज्य की सरकार के हिसाब से। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो किसानों को कोई भीख नहीं चाहिए, उनको उनका हक चाहिए। अभी जैसे जो उनको नुकसान हुआ है, आप इंडस्ट्री का नुकसान की भरपाई कर रही हैं, आपने तुरंत एमआरपी को दुनिया भर के पैसा दे दिया, तो जो किसान को कोरोना काल में नुकसान हुआ है उसका आपने क्या दिया? आज यही डिबेट है ना। तो उस डिबेट में शून्य है, शून्य किसान को। जो 2000 की बात भाटी जी कर रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ ये, क्योंकि किसान से जुड़े हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंट के रूप में बैठे हैं तो बताया मजबूरी है, लेकिन ये भी जानते हैं कि मौजूदा हाल में किसान के नुकसान की कोई भरपाई नहीं हुई। एक बात। दूसरा, जो हमारे प्राधिकरण के अंदर के हैं, उसमें सीधा मतलब एक तरह से मैं आपको कहूं, सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। एक घोषणा कर दी, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं भाटी जी, कोर्ट ने 2 बार आदेश कर दिया, प्राधिकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, शासन ने 2018-19 में उसको रिजेक्ट किया है, इसी सरकार ने, और हम मंत्री जी से मिले हैं। हमारा बस यही आग्रह है कि इसमें राजनीति ना हो, इस देश के भी जो मुख्य बुनियादी ढांचे हैं इस देश को चलाने के लिए, वो किसान और मजदूर हैं, लेकिन किसानों की और मजदूरों के जो बुनियादी सवाल हैं आज वो सरकारों के एजेंडे से गायब हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारी सरकार का भी। हमें इस पे बहुत दुख होता है कि योजनाएं पढ़ दी जाती हैं, लेकिन योजनाएं दोबारा वही जो बजट सत्र की योजनाएं थी उन्हीं को पढ़ दिया गया, फौरी तौर पे कुछ नहीं दिया। आज उनकी बिजली माफ होनी चाहिए सबसे पहले किसान की। जी भाटी जी, आपकी वीडियो सही से नहीं आ पा रही है जी। हम ये कह रहे हैं कि जो उनके नुकसान हुआ सबसे पहले तो उसकी भरपाई हो, उसके बाद किसान को इंडस्ट्री का लाभ मिलना चाहिए। हमारे यहाँ एक जो टमाटो सॉस बनाने वाला है वो भी अपनी कीमत तय करता है। दलिया से जो दलिया कंपनी है वो अपना दलिया बनाती है, वो अपना कीमत तय करती है। उस गेहूं को उगाने वाली किसान अपनी कीमत तय नहीं कर सकता, उस टमाटर को उगाने वाला किसान अपनी कीमत तय नहीं कर सकता, टमाटर सॉस वाला अपनी कीमत तय कर सकता है, आलू से चिप्स बनाने वाली कंपनी अपनी कीमत तय कर सकती है, आलू उगाने वाला क्यों नहीं कर सकता? उसको इंडस्ट्री घोषित करनी चाहिए। जैसे आज भी हमारे भारत में किसानी को इंडस्ट्री घोषित नहीं किया गया है। और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, बार बार चुनावों में हमें सुनने को मिलती है सिर्फ कि हम स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है, जो अभी अजीत दौला जी बता रहे थे कि लागत का आधा उन्हें मुनाफे के रूप में मिल जाएगा, वो आज तक नहीं मिला। हमें बड़ा आज जो है इस चैनल के माध्यम से हमें मौका मिला है, वरना तो चैनलों से ये डिबेट भी गायब है। पिछले 4 महीने से किसान के ऊपर कोई डिबेट नहीं, मजदूर के ऊपर कोई डिबेट नहीं, रोजगार के ऊपर कोई डिबेट नहीं, शिक्षा के ऊपर कोई डिबेट नहीं, और चिकित्सा के ऊपर कोई डिबेट नहीं। हम अगर टेलीविजन देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान नजर आता है, हमें लगता है हम हिंदुस्तान में बैठे कि पाकिस्तान में बैठे हैं। जी मनवीर जी उस पे समय की सीमा है हमारी। आगे आपके पास आएंगे दोबारा, उससे पहले हम पवन खटाना जी के पास चलते हैं।
खटाना जी, आप शासन प्रशासन के जो वर्तमान नीति है वो कितना कल्याणकारी है उस पर अपनी बात तो रखेंगे ही, साथ में कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, कई व्यूअर के सवाल आ रहे हैं आप लोगों से पूछने के लिए। तो खटाना जी, आप कोशिश करेंगे कि जो क्षेत्रीय किसान के मुद्दे हैं, जैसे एक सवाल आया है हमारे पास व्यूअर का कि अभी भाजपा की सरकार में, उनका जो सवाल है मैं सवाल पढ़ रहा हूं, भाजपा की सरकार में जब हम सरकारी केंद्रों पर अनाज बेचने के लिए जा रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। कई किसान ऐसे हैं जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, तो उनसे किसी दलाल या एजेंट के माध्यम से उन्हें कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। ये भी हमारे लिए समस्या है, एक हमारे क्षेत्रीय किसान ने लिखा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पवन खटाना जी, आप किसानों से जुड़े रहते हैं लगातार, अपनी बात को रखें। रोहित जी, हमने जो क्वेश्चन किया पहले मैं उसका जवाब दे दूं। एक दिन किसी चैनल पर क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा और कृषि मंत्री साई जी के द्वारा ये मीटिंग हुई थी, जिस पर आपने अभी एक क्वेश्चन किया है कि जो गेहूं क्रय केंद्र हैं वहां पर सबसे पहले किसान रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वहां एक नंबर मिलता है, उसको सत्यापित कराने की जो जिम्मेदारी एसडीएम को होती है, वो एसडीएम सत्यापित करता है और वहां पर जो गेहूं क्रय केंद्र हैं उन पर ऑर्डर कर देता है। उसके बाद एक टोकन मिलता है और टोकन के बाद ही किसान वहां पर गेहूं बेच सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया को गुजरने के लिए पूरा कोरोना जो बीच में आया हुआ है, एक तो वो समस्या है कि वहां पर सत्यापित नहीं होता, दूसरा वो सत्यापित हो भी जाता है तो वहां से टोकन नहीं मिलता। अगर टोकन मिल भी जाता है तो वहां पर जो अभी दौला जी कह रहे थे, वहां पर लेबर की कमी और बारदाने की कमी बहुत ज्यादा है। इन सब से अलग हट करके जो क्वेश्चन है ये अलग है उनका। उन्होंने ये कहा कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, यहाँ से अगर गौतम बुद्ध नगर से आप चले जाएं और यमुना के किनारे किनारे जाओगे तो हरियाणा और यूपी की जो सीमा है, उस सीमा पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से आपस में जो लगान पर खेत ले लेते हैं, जमीन मेरे नाम होती है और खेत को कोई और जोत बोता है, वो गेहूं को किस तरीका से बेचे। इस क्वेश्चन को लेकर के हमने कृषि मंत्री जी से क्वेश्चन उठाया था और उनसे ये कहा था कि आप अगर 1925 रुपए सरकारी रेट अगर घोषित करते हैं, एमआरपी घोषित कर दिया आपने, तो उसको हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर ये डिसाइड कर दिया जाए कि जो आड़ती हैं वो 1925 से कम खरीद पर गेहूं ना खरीदें। अगर आप इस नियम को फॉलो कर दोगे तो हरियाणा और पंजाब की जो किसानों की समस्या इस तरीका से वहां खत्म होती नजर आती है, वो यहाँ हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको पता है कि भाजपा सरकार, हमेशा कहना तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार हमेशा है ही पूंजीपतियों की सरकार, वो हमेशा ही लालाओं की सरकार है। वो तो ध्यान ही उनकी तरफ देगी, भाई इनको कमाई होनी चाहिए सेठों को। आड़ती सेठ है, कोई किसान का बच्चा तो आड़ती है नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये, वो 1800, 1700, 1600 में खरीदने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं और उसी गेहूं को खरीद करके 1925 में वो गेहूं केंद्रों से बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या और इसका समाधान सरकार के पास है। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम कोरोना काल में भी हमने ये आंदोलन किया था धनकौर पे जाकर के और वहां पर हमने गेहूं के केंद्र पे बिचवाए थे। मैं अपने जो भी भाई हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा नंबर ले लें और जिस भी गेहूं के केंद्र पर दिक्कत है वो बताएं, हम वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर हम, और कुछ नहीं, हम तो देखो धरना ही है हमारे पास, हमारी कलम में तो पावर है नहीं। हम हुए, मनवीर भाई हुए, हम तो जाकर के पद बिछा कर बैठने वाले आदमी हैं। जी जी बिल्कुल, सड़कों पर आवाज उठाते हैं, वो भी बड़ी चीज है। पवन खटाना जी, एक हमारे व्यूअर का सवाल है, मैं जी भाटी जी संक्षिप्त में रखे पवन खटाना जी। जी दूसरी बात रोहित जी, मैं जो कहना जिसको अभी मनवीर भाई ने बहुत मजबूती से उठाया, मैं दूसरा एक जो सवाल सुभाष भाटी जी से भी है और जितने भी हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि एक गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जमीन एक्वायर हो गई है। नोएडा जैसे क्षेत्र में हमारे जो किसान थे, जो वहां के रहायशी हैं, उनको बस सिर्फ और सिर्फ किराए का काम था और मजदूर उस किराएदारी वहां पर रहते थे। जिस समय पर कोरोना का टाइम आया, हमारे जिले के मुख्य डीएम साहब ने एक ऑर्डर किया कि किराएदारों से किराया ना लिया जाए। उन्होंने किराया नहीं लिया, 2 महीने तो वो वैसे ही रह गए और उसके बाद आज वो अपने स्थान के लिए चले गए।
लेकिन जो वहां के किसान हैं जो रह रहे हैं, ना तो उन पर बिजली का बिल भरने के लिए जुगाड़ है और ना वो बच्चों की फीस जमा करने के लिए जुगाड़ है। इस पर भाजपा सरकार, स्पेशल गौतम बुद्ध नगर के लिए मैं जरूर कहूंगा इस चीज को कि इस पर कोई विशेष किया जाए कि भाई उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीका से सरकार का साथ दिया है। तीसरी बात जी, पवन खटाना जी, आपने जो सवाल रखा है, मैं उसका जवाब संक्षिप्त में ले लेता हूं। जो साथ में पैनलिस्ट हैं वो किस तरीके से आपके साथ खड़े हैं, आपके इस सवाल के समस्या के साथ खड़े हैं। मनवीर जी, जो पवन जी ने भी सवाल किया, जो सवाल उठाया, उसके बारे में आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? किस तरीके से आप खड़े हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, इन्होंने, हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छे सवाल उठाए। देखिए, आज जो कोरोना काल में किसान हो या मजदूर हो, फीस नहीं ली जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राधिकरण ने जो जमीन अलॉट की है स्कूलों को, वो बहुत सस्ती दर पे की है। मतलब तो तकरीबन 6 महीने की फीस तो माफ करी है। और किसानों को बिजली माफ होनी चाहिए। जी मनवीर जी, आपकी आवाज कट रही है, आवाज सही से नहीं आ पा रही है। मैं उससे पहले मैं सुभाष भाटी जी के पास तब तक जाता हूं। सुभाष भाटी जी, आप अपने स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर लें, आपका स्क्रीन थोड़ा सही तरीके से नहीं आ पा रहा है। मनवीर जी, अगर आपकी आवाज सही से कनेक्ट हो गई हो तो अपनी बात रखें। जी, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। मेरा ये आग्रह है कि जो जिले में जितने भी हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, आम जनता है, सबसे पहले तो उनके बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। आज वो फीस कहाँ से देंगे? जब इंडस्ट्री वाले अपने वर्कर को तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, तो जो किसान मजदूर है, जो महीने कमाते हैं, उनकी बच्चों को फीस कहाँ से देंगे? और इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट या सरकारी, सारे प्राइवेट स्कूलों को बहुत सस्ती दर पे जमीन दी अथॉरिटी ने। मतलब 10 गुना 20 गुना, जो जमीन 50,000 रुपए की है वो 5,000 रुपए में दी है। इनकी ऑडिट करा दो सबके। तो सबसे पहले फीस माफ होनी चाहिए, बिजली माफ होनी चाहिए। आज सबके किराए चल रहे हैं, वो कहाँ से, जिनके जो मजदूर रह रहे हैं या जो और लोग रह रहे हैं, किराया किसी से ले नहीं रहे और बिजली का बिल देंगे अपने घर से। अपने घर से कौन बिजली का भर देगा? जिसके मकान में कोई रह रहा है। तो बिजली की भी माफ होनी चाहिए, फीस माफ होनी चाहिए, और जो किसानों को नुकसान हुआ उसको तुरंत राहत तौर पे होनी चाहिए। वो योजना नहीं बननी चाहिए जैसे कि बन रही है। वो योजना इस तरह की है कि हमारे घर में आग लग गई और हमारे वित्त मंत्री जी या हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री जी बैठ के ऐसी योजना बना रहे हैं। मनवीर भाटी जी, घर में आग नहीं लगे। चर्चा की समय की सीमा है हमारे पास। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास एक और सवाल, जो आखिरी सवाल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारा घर जल रहा है, सबसे पहले उसे बुझाने की जरूरत है या कि ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है कि भविष्य में घर ना जले, ऐसी तैयारी हम कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जी सुभाष भाटी जी, आपने पवन खटाना जी का सवाल सुना होगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? रोहित जी, पहले तो हम और मैं और अजीत डोला जी अनुशासित व्यक्ति हैं, हमें कम समय मिल रहा है दोनों को। जी, वो ऐसा नहीं कह सकते आप, समय पर। दूसरा, भाई मनवीर जी ने, भाई पवन जी ने जो किसानों की चिंता में सवाल उठाए हैं, भाई अजीत डोला जी ने भी कहा था, जो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी उन्होंने कहा था। मैं बताना चाहता हूँ 2 लाख करोड़ रुपए, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 2 लाख करोड़ रुपए जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो रियायती दरों पर ऋण दिया जाएगा, उसका एक अभियान चलाया जाएगा जिससे किसानों को लाभ होगा। पवन जी ने एक सवाल उठाया था, मजदूर घूम रहे हैं को लेने नहीं जा रहा उनको। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने 12,45,222 मजदूर, छात्र, सबको उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया है। जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, जब जनता ने वोट दिया है तो उनको क्यों नहीं भेज सकते? हमने पश्चिम बंगाल की सरकार से 100 बस प्रतिदिन चलाने का परमिशन मांगी, उन्होंने 7 की दी। अब जाके उन्होंने फिर कुछ और परमिशन दी है। वो श्रमिक ट्रेनें बंगाल भी जा रही हैं, महाराष्ट्र भी जा रही हैं, सभी प्रदेशों में चल रही हैं। दादरी से हमने बिहार भी भेजी हैं ट्रेनें, भर भर के श्रमिक ट्रेनें स्पेशल। और उत्तर प्रदेश में तो कोटा से हम छात्रों को लेकर आए थे। अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, 1000 बसें आई, उसमें कुछ 150-200 बसों के नंबर ऑटो वोटो या एम्बुलेंस वगैरह के थे।
जी भाटी जी हम इस चर्चा का हम अपने मुख्य विषय पे हैं, किसानों के बारे में बात करें तो ज्यादा कारगर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात जी का सवाल जो किसान के बच्चों के हित में है कि उनके स्कूल फी माफ हो, बिजली अभी फीस की बात आई थी, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, स्कूल लंबे समय के लिए बंद हुए, तो उसी समय हमारे स्थानीय विधायक ने डीएम को भी चिट्ठी लिखी और सीएम को भी चिट्ठी लिखी, और शिक्षा मंत्री के यहाँ से जवाब भी आया, स्कूलों को निर्देश भी हुआ अब कोई Q1 की फीस ना ले, लेकिन कुछ स्कूल अब भी दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी सरकार कर रही है। एक किराए का मैटर आया, किराए के लिए डीएम ने मना किया। ये निश्चित तौर पे एक चेन है, किराया आएगा तो किराएदार का काम, जो मकान मालिक है उसका काम चलेगा, वो बिजली का बिल भरेगा, अपने बच्चों का अपने खर्चा चलाएगा, लेकिन चेन टूट गई। किराएदार को तो कह दिया आप किराया नहीं देंगे, मकान मालिक को कह दे नहीं देंगे तो हम FIR करेंगे, लेकिन उसका जो बिजली का बिल उसका बराबर जा रहा है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं गया डीएम का। उसको तुरंत एक्शन लेकर तीनों विधायकों ने और सांसद ने डीएम को कहा इस तरफ भी आप ध्यान देंगे। बिजली कंपनियों को कहा गया है, उस पर कितना प्रोसेस हुआ है ये भविष्य बताएगा अभी जल्दी। जी भाटी जी, एक बात मैं भी अपने व्यूअर को बता देना चाहता हूं, और पवन खटाना जी, मनवीर जी, मैं भी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जी आपके पास आएंगे अजीत जी, कि ग्रेनो न्यूज भी अपने लाइव बातचीत के दौरान क्षेत्रीय विधायक तेजपाल नागर और धीरेन्द्र सिंह से हमने भी लाइव संवाद किया था, उसमें हमने भी फीस के मुद्दे को उठाया था और जो किसानों की समस्या है, तो उन्होंने भी इसके जवाब में यही कहा, और उन्होंने पत्र भी हमें भेजा जो उन्होंने अधिकारियों को और मुख्यमंत्रियों को लिखा है, तो ये जानकारी में है और इस विषय पे चर्चा भी हुई है। अब अजीत दौला जी आप संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे, ताकि काफी सवाल आए हैं दर्शकों के, तो उनके मैं कुछ सवाल को ले पाऊं और आप लोग से पूछ पाऊं, तो उसे ध्यान में रखते हुए अजीत जी आप संक्षिप्त में रखेंगे, और पवन खटाना जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षिप्त में रखेंगे। पहले अजीत जी। मैं पवन खटाना जी की उस बात को जोड़ना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि MSP तो या तो वो सरकार, वो प्राइवेट व्यापारी नहीं खरीदता है। MSP का मतलब ये है कि ये न्यूनतम परचेसिंग रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ये तो नियम है। अब ये सरकार की ड्यूटी है कि वो निभाए, ये खुद खरीदे या उसमें खरीदने का काम करे। मैं दूसरा, जो अभी सुभाष भाटी जी ने कहा, हमारे ही मजदूर हैं, हमारे श्रमिक, हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी और किसी दल के नहीं है। सरकार जब जो जीत के आती है वो परिवार का मुखिया होता है। सरकार को बड़ा दिल करके, और उन लोग जो सड़क पर आज भी अपने परिवारों के साथ संकट में दौड़ रहे हैं, उनकी तकलीफ बहुत गंभीर है। आपने 10 लाख मजदूर बुलाए, श्रमिक भाई, प्रवासी भाई बहन आ गए, अच्छी बात है, लेकिन करोड़ों हैं, करीब 15 करोड़ या 12 करोड़ लोग हैं देश भर में, वो आज सड़क पे घूम रहे हैं। उनके लिए अगर बस आई और बस में अगर वो 890 बस थी या 500 बस थी या 2 बस थी, तो 10 लोग तो जाते। सरकार को दिक्कत क्या थी, एक्सेप्ट करना चाहिए था। उसके अगर हम मदद कर रहे हैं, आपका सहयोग करने आएगा, सहयोग नहीं। जी अजीत जी बस की चर्चा करेंगे तो जी अजीत जी बस की चर्चा करेंगे तो हमारी चर्चा लंबी हो जाएगी और किसी जी जाना चाहता, लेकिन गंभीर ये भी किसानों के समानांतर बड़ा मुद्दा है। हम एक दूसरे के साथ मदद करके देश को बचाएं, देश के सहयोगी साधन दें हम लोग। और ये शायद अगली डिबेट का मुद्दा रखेंगे रोहित जी। और जो मुखिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो परिवार का मुखिया है उनको सहयोग लेना चाहिए। जी अजीत जी हम इस पे आगे कभी चर्चा करेंगे। पवन खटाना जी के पास हम जाना चाहते हैं। पवन खटाना जी आप अपनी बात को रखें। सरकार ऊपर से उसमें मुकदमा दर्ज कर दी उनके खिलाफ जो उसमें सहयोग में आए, ये गलत बात है। अजीत जी आए जी, अजीत जी आप पवन खटाना जी से हम जानना चाहेंगे, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, संक्षिप्त में रखिए पवन जी। बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। सुभाष भाई की एक बात का तो मैं देना चाहता कि वो देखो, आज सरकार चला रहे हैं, यूपी की सरकार चला रहे हैं, देश की सरकार चला रहे हैं। आज अगर उनके मुखारबिन से ये बात आती है तो कहीं ना कहीं हमको पीड़ा होती है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम कोटा से अपने छात्रों को लिया है, हम ये नहीं पता पूरा देश उनका है, भारत सरकार उनके पास है। कल परसों या 3 दिन पहले हमने भी आपके टीवी माध्यमों के द्वारा देखा है, भरतपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस का टकराव होता है। वो कहते हैं कि ये मजदूर यूपी में जाएंगे, वो कहते हैं हम यूपी में इनको नहीं लेंगे। हमें बड़ी सोचने की मजबूर होते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है देश में कि जिस समय पर वोट मांगी जाती है उस समय भी ये नहीं कहा जाता कि आप अगर राज्य में कांग्रेस की वोट दिए हुए हो तो हमको वोट मत देना। कल कोरोना अगर आ जाएगा तो हम फिर उस समय पर आपसे पूछेंगे कि आप राज्य की सरकार की तरफ से जाइए, आप भारत सरकार
आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी मनवीर भाई ने कहा था, आज जो गौतम बुद्ध नगर की समस्या है, बीजेपी से सुभाष भाटी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें सबसे बड़ी जो समस्या है, कोरोना टाइम चल रहा है, इन्होंने एक ऑर्डर करके भेज दिया है आबादी का। सभी जितने भी संगठन हैं, जितने भी संघर्ष समितियां हैं और जितने भी किसानों से संबंधित वो भी खटाना जी, वो भी आधा अधूरा है, उसको बताऊंगा मैं, बहुत आधा अधूरा है वो। मैं वही तो कह रहा हूँ जो उन्होंने भेजा, मैं उसी पे बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी संघर्ष समिति संगठन है, सभी ने एक ही मुद्दा उठाया था कि जब आपने यहाँ पर जमीन एक्वायर कर ली और गांवों की बाहर की बाउंड्रियां हो गई, रोड कंप्लीट हो गई, तो जिस जमीन पर, जिस किसान ने जहां पर जमीन पर जैसी बना ली है, उस आबादी को वहीं पर छोड़ दिया जाए। आज जी फिर उसी को पवन खटाना जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो अगला सवाल है जिसे लेकर मैं सुभाष भाटी जी के पास जाता हूं, वो सवाल शायद आपका इसी से जुड़ा हुआ है। सुभाष भाटी जी, मेरा सवाल आपसे जो कि एक हमारे व्यूअर ने, ग्रेनो न्यूज के व्यूअर ने आपसे पूछने का कोशिश किया है, जिसपे और भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उस पर जवाब देना चाहें तो मैं उनसे भी जवाब लूंगा। प्रेम सिंह भाटी हैं हमारे व्यूअर, उन्होंने बीजेपी से पूछने के लिए हमें संदेश लिखा है। उनका कहना है कि पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में सरकार रही है, आप उस पर आरोप लगाते थे कि ये सरकार घोटाला करती है, और उस समय के लगभग जो अधिकारी हैं जो इस क्षेत्र में हुआ करते थे, वो आज किसी न किसी विभाग में लखनऊ में सचिव बने हुए हैं, और कुछ घोटालों का उन्होंने जिक्र किया है और वो आपसे जवाब चाहते हैं। जैसे उन्होंने जिक्र किया है भू अधिग्रहण जांच, यमुना जमीन घोटाला, लैंड यूज चेंज जांच, आबादी निस्तारण घोटाला। तो प्रेम सिंह भाटी जो है पूछना चाहते हैं, सुभाष भाटी से जवाब चाहते हैं इस पर कि क्या इन विषयों का जो है वो जांच किया जा रहा है या सिर्फ दिखावा कर रही है भाजपा। सिर्फ पूर्व की सरकारों पे आरोप लगाती थी, अब जब खुद सरकार में आई है तो इन सब जो घोटाले हुए हैं और जो समस्या थी, इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी सुभाष भाटी जी। रोहित जी, प्रेम सिंह भाटी जी का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अभी आपने देखा होगा, जो हम आरोप नहीं लगाते, जो हमसे पहली सरकारें थी वो स्पष्ट है। यादव सिंह जैसे लोग, पीसी गुप्ता जैसे लोग यहाँ सरकार चलाते थे, अथॉरिटी चलाते थे, और उनके माध्यम से घोटाले हुए। आपको पता है, यादव सिंह हमारी सरकार में जेल गया, वरना जेल नहीं जाता। वो बसपा सरकार में भी यही करता रहा। समाजवादी सरकार ने कुछ दिन सस्पेंड करने के बाद उसको फिर तीनों अथॉरिटियों का चार्ज दे दिया, लेकिन हमारी ही सरकार थी, इसने उसको जेल भेजा। भाटी जी जानकारी दुरुस्त कर लो। मनवीर जी के पास काम आएंगे। मनवीर जी बिल्कुल आपके पास आएंगे, उनकी बात पूरी सुन ले और क्या कुछ कहना चाहते हो, आपके पास आएंगे मनवीर जी। मैं जब आप बोलोगे कुछ नहीं बोलूंगा। और पीसी गुप्ता वाला जो केस था, जमुना अथॉरिटी वाला जमीन घोटाले का, वो भी हमारी सरकार के समय खुला। ये क्या है, जो है अथॉरिटियां हैं, जो यहाँ बिल्डर ने फ्लैट खड़े किए हुए हैं, ये बसपा शासन काल में हुआ। जो प्लॉटों की या औद्योगिक जमीन थी उसको रेजिडेंशियल कर दिया और वो फ्लैट में कर दिया। उसका हम अब कुछ कर नहीं सकते, वहां बिल्डिंगें खड़ी हो गई। और घोटालेबाज हमारी सरकार में, मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी से लगा के आज तक किसी सरकार पे कोई भी घोटाला हो, कोई बता दे हमें। हम घोटाले की सरकार नहीं चलाते। नहीं, उनका कहना है कि आप आरोप लगाते थे कि अधिकारी घोटाले में संलिप्त हैं, तो आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो अधिकारी सचिव बने बैठे हैं। रोहित जी क्या कहना चाहते हैं? पीसी गुप्ता कहीं सचिव नहीं है, यादव सिंह कहीं सचिव नहीं है, सबकी जांच चली हुई है और जेल भी होके आए लोग। भारत का कानून है, जमानत तो ले सकते हैं। पीसी गुप्ता शायद जमानत पे आ गए होंगे, यादव सिंह अभी भी जेल में है। कानून को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा काम है। पास हम चलते हैं मनवीर जी, आप जी भाटी जी, मनवीर जी के पास अब चलते हैं। जी मनवीर जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, जब 2017 का चुनाव हुआ था तो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी किसानों के मुद्दे को उठाया था, और उसमें प्रमुखता से जो यहाँ घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच का विषय उठाया था। सबसे पहले जो सबसे बड़ा घोटाला है वो है लैंड यूज का। जमीन जो औद्योगिक सेक्टर को दी जानी चाहिए थी वो बिल्डर को दे दी गई। क्या उस पर जांच हुई? रही बात यादव सिंह की, तो मेरे आदरणीय है, मेरे बड़े भाई हैं भाटी जी, मैं उनसे एक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि वो 2016 में ही जेल चले गए थे, बीजेपी की सरकार में नहीं गए थे। एक बात। दूसरा ये है कि उनकी जांच होने के बजाय, लैंड यूज जांच होने के बजाय अभी 2 बोर्ड पहले सारे बिल्डरों को 0% का लाभ दे दिया गया। उनके सारे जो वो था 0 पीरियड का लाभ दे दिया गया। यानी जिनको जांच बैठानी थी उनको 0 पीरियड का लाभ दिया और किसानों पे पेनल्टी लगा दी।
अगर किसान मकान नहीं बनाता अपने 6% पे तो उस पे पेनल्टी लगेगी, अगर बनाता है तो गलत बना दी तो उस पे पेनल्टी लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो किसानों के मुद्दे थे, सरकार चिल्ला चिल्ला के बात कह रही थी, 3 मुद्दे हैं किसानों के यहाँ। वैसे तो रोजगार शिक्षा का अलग मुद्दा है, सबसे पहले हमारे घर। मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जी मनवीर जी की आवाज कट जाती है संक्षिप्त में। हाँ, क्या जी रखें। घर छोड़ने का कोई मुद्दा हो सकता है? अगर एक मुझे भाजपा के घर को छोड़ा गया हो, छोड़ने के बजाय जांच बैठा दी गई, और बैठनी चाहिए थी बिल्डरों पे जांच, किस पे बैठी? किसानों की। जी मनवीर जी, आपकी आवाज कट रही है, कोई तकनीकी समस्या आ रही है। अब मैं अजीत जी के पास पहले जाऊंगा, उसके बाद खटाना जी मैं आपके पास आऊंगा। रोहित जी, मुझे आबादी तो किसानी की छोड़ी नहीं, जो छोड़ दी गई उन पे भी जांच बैठा दी गई। इस आधार जी मनवीर जी, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, कोई तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। अजीत जी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में रखने की कोशिश करेंगे, समय कम बचा है हमारे पास, और आखिरी संदेश के लिए भी जाना। जी अजीत जी। हाँ जी, क्योंकि रोहित जी विषय जो विवेक का जो सवाल है वो भी गौतम बुद्ध नगर के प्राधिकरणों से संबंधित है, जिले से संबंधित है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तीनों प्राधिकरण कौन सा काम कर रहे हैं? जमीन एक्वायर नहीं की, लीज बैक का काम नहीं किया, किसी की आबादी नहीं छोड़ी गई, किसी के कोई किसानों के जो मुआवजे के कोई पेंडिंग है वो सेटल नहीं किए गए, तो ना 64% दिया जा रहा, ना 10% के प्लॉट दिए जा रहे। जब प्राधिकरण कोई काम ही नहीं कर रहे तो घोटाले और वो दूसरी बातों की बात क्या है? तो सवाल क्या है? साइलेंट मोड पर हैं, काम नहीं करना है, साइलेंट है, किसान परेशान है। किसान तो हर तरह मरा हुआ है। आज किसान यहाँ तीनों प्राधिकरण से जो नुकसान में है, आज उसकी तरफ को देख ही नहीं रहा, ना प्राधिकरण देख रही, ना सरकार देख रही। आज वो कोरोना महामारी से भी पीड़ित है और वो दूसरे ओलावृष्टि से पीड़ित है। आज वो फसल से परेशान हो गया, उस पर तो संकट है। तो प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार इस पे बहुत पर्सनल रूप से, निजी रूप से हस्तक्षेप करे और किसानों की मदद करने का काम करे। जी पवन खटाना जी, आप कुछ रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात को रखें। जी पवन खटाना जी। रोहित भाई, मैं ये बात रखना चाह रहा था कि एक दिन हमको बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे बीच के जो राज्यसभा के सांसद थे, पहले सुरेंद्र नागर जी समाजवादी पार्टी में, आज वो बीजेपी में गए। और जिस दिन वो बीजेपी में गए उस दिन सबसे पहली खुशी हमने ये मनाई थी कि हो सकता है कि अब हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो आंदोलनों में हमारे साथ आए थे और नोएडा की समस्या को उनको पूरी तरीका से जानकारी थी। एक जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी किसानों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस में भट्टा पारसौल जैसे आंदोलन के बीच में रहे, और जब वो बीजेपी में गए तब हमें बड़ी खुशी हुई कि हो सकता है कि किसान को अब कोई बात ना कहनी पड़े, प्रतिनिधि वहां तक पहुंच चुके हैं और अपनी बात कह देंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि राज्यसभा में माननीय सुरेंद्र नागर जी ने बख्तारपुर के सुमित का मामला बड़े जोर शोर से उठाया था कि यहाँ पर अथॉरिटियां मकानों को किसानों को तोड़ रही हैं, आबादियों का निस्तारण नहीं कर रही। और उसके बाद वो सपा छोड़ करके जब जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, आज जो कुछ आधा अधूरा आया है, मनवीर भाई को भी जानकारी है इस चीज की, जो भी इन्होंने वहां पर भेजा है, मुझे बड़ी इस बात पर बहुत ज्यादा पीड़ा हुई कि जब ये सरकार में पहुंच जाते हैं तब किसान की समस्या को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि जो आबादी वहां पर बैठ करके निस्तारण हो सकती थी, उनको वहां बात कहने में दिक्कत कौन सी है ये समझ में नहीं आती। क्या वहां पर बोलने नहीं दिया जाता? सरकार में जाकर के किसी को अपनी बात नहीं कहने दी नहीं जानी चाहती। हमारी समझ में एक बात नहीं आती है कि हम कुछ भी नहीं मांग रहे, अपनी जमीन को, जो हमारी जमीन है उसको हम अपनी को अपने आप रखना चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोहित जी, जी भाटी जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, समय की भी सीमा है हमारे पास। पवन खटाना जी, आप संक्षिप्त में बिल्कुल 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड में अपनी बात रखिए। बात अधूरी है रोहित जी, अगर आवाज और तो पूरी करा दीजिए प्लीज। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मनवीर भाई, आप भी उसमें बीच में थे, मैं बता देना चाहता हूं, पटवाड़ी पे जिस समय पर भूमि अधिग्रहण रद्द हुआ था, उस समय पे माननीय सुरेंद्र नागर जी, डीपी यादव जी, फलाना जी, झुमका जी, जयवीर जी, 50 मंत्रियों बसपा सरकार में लगे और उन्होंने ये कहा कि किसान अपनी स्टे वापस लें और हम आपको 64.7% मुआवजा और सबको 10% प्लॉट दिलाएंगे। लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो किसान वहां से हट करके 64% चुके हैं, उनसे वोट नहीं गए हैं, हम उनको
जी पवन खटाना जी, अब मैं मनवीर जी के पास जा रहा हूं। मनवीर जी, आप 25 से 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अब मुश्किल से 4 मिनट का समय बचा है हमारे पास, और आखिरी में आपको आप लोग के लिए संदेश भी जानना है। तो मनवीर जी अपनी बात को कम शब्दों में रखें। देखिए, हमारे अगर क्षेत्र की बात करें तो 3 प्रमुख मुद्दे हैं। तकरीबन 50,000 किसान ऐसे हैं जिनको 10% प्लॉट दिया जाना है। प्राधिकरण ने वो प्रस्ताव पिछली सरकार में पास करके भेज दिया था, इस सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। ये गलत, पहला काम गलत किया। दूसरा, जो आबादी के प्रकरण थे उनकी लीज बैक करनी थी, इनकी रजिस्ट्री करनी थी, जो इनके नहीं हुए उनको छोड़ना था। उनको छोड़ने के बजाय उनके नाम पे रजिस्ट्री करने के बजाय उन पे जांच बैठा दी। ये दूसरा किसानों के साथ भला किया। तीसरा, अभी एक आदेश आया है कि जिसकी जहां आबादी है वहां तो छोड़ना संभव नहीं है, यानी कि उनको दूसरी जगह दिया जा सकता है। दूसरी जगह देने के लिए शिफ्टिंग पॉलिसी पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे पड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 बार हम भी मिल लिए, खून की चिट्ठी तक उनको दे ली, उन पे भी उनका ध्यान नहीं है। यानी हमारे किसानों के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का है, चाहे शिक्षा का, जो हमारे घरों के मुद्दे, यार हम अपने घरों को वापस चाहते हैं। हम प्राधिकरण का इससे कौन सा नुकसान हो जाएगा? किसानों के जो उनके घर है उनकी रजिस्ट्री उनके नाम पे कर दो, 10% है उनको नाप दो। उनको करने के बजाय एक एक करके, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ भाटी जी हाथ जोड़ के, ऐसी क्षेत्र के किसानों से कौन सी गलती हुई जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी और सरकार भी उनको सजा देने पे लगी हुई है? उनके पेट में दर्द ही खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक किसानों की विरोध में नीति बन रही है। मेरा अनुरोध है कि जब पिछली सरकारों को आप भ्रष्ट सरकारें कहते हैं, जब किसानों के संघर्ष के पिछली सरकारों में जो कानून बन गए, ईमानदार सरकार उनको लागू तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ईमानदार सरकार ने उनको खारिज कर दिया, तो कैसी ईमानदारी? रही बात घोटाला की, तो आज के हालात ऐसे, सारा सिस्टम सरकार ने काबू कर रखा है। मैं गिनाना चाहूं तो इतने सारे घोटाले हैं, इतना टाइम भी हमारे पास न्यूज के पास नहीं है। और जैसे तैसे हमारे किसानों का मुद्दा आज उठाया, वरना चैनल के माध्यम से किसानों के मुद्दे उठते नहीं है। मनवीर जी आप अपनी बात को रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने बातचीत के आखिरी दौर में जाऊंगा, और आखिरी में जो है हम सभी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस महामारी के दौर में हर कोई जो है वो परेशान है, और किसानों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ग्रेनो न्यूज के माध्यम से किसान भाइयों से, क्योंकि आप सभी कृषि पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों से आपका इस चुनौती भरे समय में क्या सकारात्मक अपील है और क्या संदेश उन्हें आप देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सुभाष भाटी जी के पास चलता हूं। जी सुभाष भाटी जी, आप अपनी बात रखें, आप अपना संदेश और अपील सकारात्मक तौर से, जिससे हौसला बढ़ाया जा सके किसानों का, उसे ध्यान में रखते हुए रखें। जी सुभाष भाटी जी। और रोहित जी, चूंकि ये महामारी विश्वव्यापी है, पूरे दुनिया में फैली हुई है, और ये किसी का ना जाति देखती है ना धर्म देखती है, लेकिन किसान और यहाँ समाज सेवी लोग समाज से जुटे हुए थे, लगातार जुटे रहें, धैर्य रखें। जिस प्रकार ये महामारी आई है, चली भी जाएगी, नुकसान तो भारी कर रही है। हर आदमी, अर्थव्यवस्था चौपट होने का गार पर है, जाने जा रही है, उद्योग धंधे बंद हैं, लेकिन मेरा फिर भी ये निवेदन सब किसान भाइयों से है, श्रमिकों से है, धैर्य बनाए रखें। श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और किसानों की हमेशा सरकारें सुध लेती रही हैं, लेकिन जितनी समझ लेना चाहिए था उतनी नहीं लेती हैं। मेरे तीनों भाई अजीत दौला जी, भाई मनवीर जी, भाई पवन खटाना जी, समय समय पर किसानों की वाजिब मांगों को उठाते रहते हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं और परिणाम तक भी पहुंचते हैं। इनके लिए मैं तीनों को बहुत बधाई भी देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ। जी अजीत जी अपनी बात को रखें। मुझे सिर्फ ये कहना रोहित जी कि प्रदेश की सरकार और भारत सरकार, दोनों सरकारों की जिम्मेवारी इस समय ज्यादा बनती है, क्योंकि उनको देश की जनता ने अपने कल्याण के लिए चुना है। आज किसानों की तरफ उन्हें देखना चाहिए, चाहे उनके उत्पादों के सही दाम मिले, इसकी गारंटी सरकार को देनी होगी। यहाँ प्राधिकरणों से प्रभावित किसान है, उसके हितों की रक्षा उन्हें रखनी होगी। और जो करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, उनको उनका साथ देने के लिए अगर संगठन और दूसरी पार्टियां वो उनको सहयोग करें, उनको ग्रहण करें, उनकी मदद करने का काम करें, ताकि इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ तो मदद हो। लेकिन जो इलाज के, जो अस्पतालों की हालात है, उस पर भी विशेष ध्यान दें। आज पीपीई की बड़ी शिकायत है, वो पूरे नहीं है, टेस्ट पूरे नहीं हो पा रहे, उनकी बीमारी का भी तो वैक्सीन तैयार नहीं हो पा रहा, लेकिन जिनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है उनकी सुविधा नहीं हो पा रही है। तो सरकार के साथ पूरे सब लोग, जनता उनके साथ खड़ी है। अजीत जी भाई साहब, जब इस बीमारी का इलाज करने में मदद करनी चाहिए और दिल बड़ा रखें, सबका सहयोग लेके। ये बड़ी महामारी है, बड़ा संकट है। अजीत भाई साहब, जब ये महामारी आई थी, जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया पूरी देश की जनता ने माना, फॉलो किया लॉकडाउन,
और जी अजीत जी, आप किसानों से अपील करें, किसानों के लिए संदेश जी। उनके संकट को हरने का काम भी सरकार करे, उसकी बड़ी जिम्मेवारी है। पवन खटाना जी संक्षिप्त जी, पवन खटाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका अपील किसानों से और संदेश उनके लिए, और कोशिश करें संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। जी पवन जी। मैं सभी पूरे देश के किसानों को अपील करना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी नॉर्म्स सरकार दे रही है उसका पालन करते हुए रुके ना, अपने खेत पर निरंतर कार्य करें, जिससे कि हम देश में कभी भी अनाज की कोई भी कमी ना आने दें। अपनी साग सब्जी दूध आदि की पूर्ति करते रहें और संघर्ष के लिए भी तैयार रहें। हम अपने ट्विटर के द्वारा, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा अभी तक इस तरह के आंदोलन करते रहे हैं, जिस तरीका से हम सरकार को चेताते रहे हैं। और समय आने पर अगर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से सरकार नहीं चेती तो हम रोड पर उतर करके आंदोलन करेंगे। सरकार से हमारी एक गुजारिश है और अपील भी है कि जो आज देश के हालात हैं, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान की तरफ दिया जाए। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम कोरोना काल को भी नहीं भूल पाएंगे और सीधे सीधे हम रोड पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की नहीं होगी। इन्हीं की बातों के साथ मैं अपने सभी पैनलिस्टों को, रोहित जी आपको, सुभाष भाई को, अजीत सिंह दौला जी को और मनवीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अपील करना चाहता हूं आप लोगों से भी कि आज की जरूरत है कि हमें पूरी तरीका से ध्यान रखना है। अरे लाइट जला दे भाई, करनी है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। जी मनवीर जी, आप अपनी बात रखें, आपका संदेश और अपील किसानों के लिए, क्योंकि इस चुनौती भरे समय में उनका हौसला बढ़े और वो संघर्ष करें। जी मनवीर जी। तो ये है कि देश और दुनिया को ये मालूम हो गया कि अगर किसान जिंदा है, किसानी जिंदा है तो देश जिंदा है, दुनिया जिंदी है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ किसान और मजदूर हैं। तो हमारा किसान और मजदूर की तरफ से ये विनम्र सरकारों को विनम्रता पूर्वक ये अपील है सरकारों को कि उनको प्राथमिकता से उनके जो बुनियादी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं, उनके हल निकाले जाएं। हम किसानों से, अपने सभी मजदूरों भाइयों से बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसी मुसीबत में अपने धैर्य को बना के रखें, संतोष रखें और खुद को, अपने परिवार को 3-4 महीने इस साल बचाने का है। उसके बाद जैसे खटाना जी कह रहे हैं, हम फेसबुक के माध्यम से भी अपनी सवालों को सरकारों तक पहुंचाएंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज खुद अपने को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को बचाते हुए साहस के साथ अपने काम को जारी रखें। मैं यही सब अपील करना चाहता हूं। और पैनल में जुड़े हुए मेरे सभी बड़े भाई अजीत दौला जी, मेरे बड़े भाई सुभाष भाटी जी और हमारे किसानों के संघर्ष के साथी खटाना जी, और खासकर आप सबका, क्योंकि आज आपने किसानों के मुद्दे को छुआ है जो टीवी चैनल से गायब है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही अपनी अपील करना चाहता हूं। जी बहुत दुरुस्त संदेश दिया। हमारे जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब ग्रेनो न्यूज भी आप सभी दर्शकों से, किसान भाइयों से यही अपील करता है कि आप इस चुनौती भरे समय में धैर्य बनाए रखें, आप सुरक्षित रहें, परिवार का भी ख्याल रखें और निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। आप जो भी पैनलिस्ट आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से ग्रेनो न्यूज के साथ जुड़े रहें। हम समय समय पर जो भी क्षेत्रीय समस्या है उसे ग्रेनो न्यूज के यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।